नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी डॉक्टर साद खालिद न्यास के साथ हेपेटाइटिस बी और सी के मुतालिक। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, दोनों अमराज ख़ासे मौलिक समझे जाते हैं और जैसे आपने बताया कि 10 से 40 साल तक ये बीमारियां बग़ैर कोई अलामत दिए रहती हैं और जिसके बाद जिगर ऐसे नुकसान का शिकार हो जाता है जिससे इंसान को निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर मरीज़ बर वक्त आपके पास आ जाए तो दोनों बीमारियों के मामले में किस तरह का तरीक़ा इलाज अपनाया जाता है? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है क्योंकि बहुत लोगों के जहन में ये गलत फहमी है कि ये लाइलाज मर्ज़ है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। दोनों के इलाज मुख्तलिफ हैं और इसमें हेपेटाइटिस सी का जो है मामला, उसको पहले ले लेते हैं कि जिसका जो इस वक्त मुस्तनद इलाज, यानी कि साइंटिफिकली या तहकीक से कंफर्म हुआ इलाज जो है, साबित हुआ हुआ इलाज, वो सिर्फ इंटरफेरॉन के इंजेक्शंस होते हैं और उसके साथ एक दवा होती है जिसको राइबाविरिन कहते हैं। ये वो ओरल टैबलेट्स होती हैं गोलियों की तरह और साथ में इंजेक्शन लेने पड़ते हैं 6 महीने से साल भर तक। वो डिपेंड करता है कि आपके वायरस की कौन सी किस्म है, उसकी मुख्तलिफ अक़साम है वायरस की अपनी। तो ये इस वक्त मुस्तनद इलाज सिर्फ यही है। अच्छा, अब इस इलाज के साथ मसला क्या है? अभी हम सिर्फ सी की बात करें। मसला ये है कि आप एक तो इलाज तकलीफ दे, ठीक है। दूसरा मसला इलाज एक्सपेंसिव है, महंगा है जी। और तीसरा इलाज ये है कि इलाज में तकलीफ भी है। तकलीफ ऐसी नहीं है कि बर्दाश्त नहीं हो सकती, लेकिन ज़रूरी है उनका फॉलोअप होना, क्योंकि खून वगैरह पे भी असर हो सकता है। तो उसके लिए रेगुलर टेस्ट बड़े ज़रूरी हैं। बहुत सारे लोग एक दफ़ा टीका लगाना शुरू करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं और वो खासी ख़तरनाक चीज़ होती है। कॉस्ट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो साइड इफ़ेक्ट के लिए तो आप रेगुलर फॉलोअप रखें तो इंशाल्लाह ताला मामला ठीक रहेगा। जहाँ तक उसकी कीमत का ताल्लुक़ है इंजेक्शंस की, तो उसमें 2 किस्म की अक़साम है। एक तकरीबन एक होती है जो हफ़्ते में 3 दफ़ा लगती है और एक वो होती है जो हफ़्ते में 1 दफ़ा लगती है। हफ़्ते में 1 दफ़ा वाला जो है वो 6 महीने की कॉस्ट तकरीबन लाख से 1.5 लाख रुपए। मुख्तलिफ टीके अवेलेबल हैं इस वक्त जो दस्तियाब है मार्केट में, उसमें ये तकरीबन ये कॉस्ट है। और जो हफ़्ते में 3 दफ़ा लगते हैं उनकी कॉस्ट होगी, वो तो ज़्यादातर तो फ्री अवेलेबल है। जो चीफ मिनिस्टर प्रोग्राम है सिंध का, उसने काफ़ी लोगों को ट्रीट किया है। अच्छा प्रोग्राम है, फॉलोअप भी उसका अच्छा हो रहा है। हमारा एक इदारा है जिससे मैं मुंसलिक हूँ, जिसका नाम है द हेल्थ फाउंडेशन। उससे भी हम फ्री इलाज मुहैया करते हैं इंडस अस्पताल के थ्रू, PMRC के थ्रू और भी दीगर डॉक्टर्स जो भी, जिसको अगर मरीज़ ऐसा हो जो अफोर्डिंग नहीं है उसको हम करते हैं। ज़्यादातर मरीज़ों में अगर वो यंग और अर्ली हों तो जो निस्बतन सस्ते टीके हफ़्ते में 3 दफ़ा लगने वाले टीकों के रिज़ल्ट्स में और ये महंगे टीकों के रिज़ल्ट्स में इतना कोई फ़र्क नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10% का फ़र्क है। कुछ मखसूस जगहों पे मौके पे आपको महंगे वाले टीके ज़्यादा बेहतर है कुछ मखसूस मरीज़ के लिए, लेकिन ज़्यादातर के लिए जो 3 दफ़ा वाले टीके हैं पाकिस्तान के अंदर क्योंकि टाइप 3 है, हमारे यहाँ जो है जीनो टाइप 3 ज़्यादा है, तो जो है उसमें वो मेरे हिसाब से वो बड़ा अच्छा सिस्टम है। तो इस वक्त कम से कम ये मैं कह सकता हूँ सिंध में कि ये नहीं हो सकता कि आपको जो 3 टीके वाला जो इलाज है वो कहीं ना कहीं से फ्री दस्तियाब ना हो। तो ये बड़ी अच्छी एक चेंज हुआ है हमारे लिए जी। ये तो आपका हेपेटाइटिस सी का मामला हुआ। अच्छा, हेपेटाइटिस बी का जो ताल्लुक है उसमें 2 किस्म के इलाज, उसमें एक तो ये टीके भी लग सकते हैं और इसके साथ कुछ गोलियों से भी इलाज होता है जो स्पेशल, जिसको न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। तो वो दवाएं जो है उनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते टीकों की तरह, लेकिन इलाज काफ़ी तवील होता है जी। अच्छा, हेपेटाइटिस बी का इलाज भी अवेलेबल है, हमारे इदारे से भी है, गवर्नमेंट भी दे रही है। तो उसमें भी अगर आपके पास जो है ना अफोर्डेबिलिटी का या तो वो अगर इशू है तो वो दस्तियाब हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रीटमेंट दोनों अमराज का मौजूद है। 60 से 70% लोग ट्रीटमेंट से क्योर हो जाते हैं, ठीक है जी। 20 से 30% लोग या समझें अबाउट 30% लोग जो है ना वो फिर भी इसके बावजूद लेने के बाद, वायरस जाने के बाद वायरस दोबारा आ जाता है, फिर उसके दूसरे तरीके से इलाज हो सकता है। उसमें देखना पड़ता है कि क्यों वापस आया
लेकिन मेजॉरिटी लोग, जी। मेजॉरिटी जो मरीज़ हैं जिनको हेपेटाइटिस बी और सी है और जो अर्ली डिजीज़ हैं, उनका इलाज हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से अगर बात की जाए उन लोगों की जो कि ताख़ीर के बाद वापस आए हैं, यानी जिगर में ख़राबी होना शुरू हो चुकी है, तो उनके अंदर इलाज का क्या तरीक़ाकार अपनाया जाता है? ये उसमें थोड़ा एहतियात बरतनी पड़ती है। मैं समझता हूँ वहाँ पे थोड़ा सा इलाज बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन हमें देखना पड़ता है, उसको स्टेज करना पड़ता है कि कितना मर्ज़ है, किस स्टेज पे है मर्ज़ आपका, और उसके बाद इलाज हो सकता है। लेकिन थोड़ा उसके इलाज जो है उसके लिए ज़रूरी है कि मरीज़ पे बहुत कड़ी नज़र रखी जाए, क्योंकि वहाँ पे नुकसान होने का इम्कान भी है। जी। ठीक है, तो क्योंकि नुकसान का इम्कान है तो ज़रूरी है कि आप उनको रेगुलर देखें अपनी क्लिनिक में, और नज़र रखें कि अगर आपको ऐसी कोई अलामत नज़र आए, एहसास हो कि आपका मरीज़ की डिटीरिएशन या ख़राबी की तरफ जा रही है, तो फिर आप उसको जो है ना टीकों को रोक दें या इलाज को रोक दें। हेपेटाइटिस बी में ऐसा नहीं होता कि कितना भी एडवांस मरीज़ हो उसमें आप टैबलेट्स दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इनफैक्ट उसके रिजल्ट्स बेहतर होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से वो मरीज़ जो लिवर फेलियर के साथ आते हैं, यानी जिगर अपना काम करना छोड़ता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ प्रोग्रेस कर रही है, और या एंड स्टेज लिवर डिजीज़ जैसे कहा जाता है, उनके अंदर क्या क्या ऑप्शंस मौजूद होते हैं जिन पर गौर किया जाता है? इसमें भी आप उसको दो में डिवाइड कर लें। एक तो अक्यूट लिवर फेलियर है, यानी आपको हेपेटाइटिस हुआ और फिर उसके बाद जो है ना वो जिगर आपका रिकवरी नहीं हुआ, आमतौर पे वो पीलिया की तरह प्रेजेंट कर। तो उसमें यही होता है कि अगर आप इंटेंसिव केयर में एडमिट होते हैं यूजुअली इस किस्म के मरीज़, और अगर आप उनकी बाकी सिस्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं और वो सपोर्ट देते रहें, तो आहिस्ता आहिस्ता जिगर की रिकवरी का अच्छा इम्कान होता है। लेकिन जो क्रॉनिक होता है, यानी कि जिगर अब आपका ख़राब ही हो गया जी। ठीक है, था ही ख़राब, उस ख़राब जिगर ने जो है ना बिल्कुल वो आखिरी काम स्टेज पे करना फेल छोड़ कर दिया। वहाँ पे आपके पास एक तो ये कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट होते हैं, यानी कि उसकी कुछ अलामात होती हैं, जैसे खून की मैंने आपको बताया कि आप जाके एंडोस्कोपी कर देते हैं, एंडोस्कोपी करके आप जो रगें बढ़ जाती हैं उनको ख़त्म कर देते हैं, तो वहाँ से एक ख़तरा जो है वो ख़त्म हो जाता है। पानी भरता है, उसके लिए दवाएं मौजूद हैं, उसको दवाओं से और नमक कम करके जो है ना वो पानी को बेहतर किया जा सकता है। कमज़ोरी के लिए इंसान, अच्छा इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखें ये जिगर की अलामात में एक बड़ी वजह बीमारी बढ़ने की जो है ना वो एहतियात है, परहेज़ है। ज़्यादातर परहेज़ जो है ना वो नॉन साइंटिफिक है, ठीक है, कोई तहकीक से साबित नहीं है। हमारी परदादी ने हमारी दादी को बताया था, उन्होंने हमारी अम्मी को बताया, और फिर वो चला जा रहा है, उससे भी पहले से चला आ रहा है कि आप अगर आपको हेपेटाइटिस सी है तो अब आप गोश्त बंद कर दें, चिकन बंद कर दें, तेल बंद कर दें और नमक बंद कर दें, और गर्जिए के खाना ही बंद कर दें। प्रोटीन की कमी, ये तहकीक से साबित है कि प्रोटीन की कमी जिगर की अमराज में, सिवाय उनके कि जिनको बहुत एडवांस लिवर डिजीज़ हो, यानी कि उनको गुनूदगी हो, उस किस्म की अलामत नहीं हो, अलर्ट पेशेंट में प्रोटीन की कमी जो है वो ज़्यादा नुकसानदेह होती है बनिस्बत प्रोटीन की ज़्यादती से। तो ये बंद करना जो होता है चिकन, गोश्त, फ़िश, ये जी बंद कर दें मीट बिकॉज जिगर की बीमारी है, बिल्कुल नॉन साइंटिफिक है। तो ऐसा ना करें, बिकॉज मरीज़ का गोश्त जो कमज़ोरी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि प्रोटीन्स तो चाहिए बॉडी को, अगर आप नहीं देंगे तो बॉडी अपने प्रोटीन इस्तेमाल करेगी, तो आपकी अपनी कमज़ोरी बढ़ जाएगी। तो एक तो इलाज में ये कि गैर ज़रूरी परहेज़ ये नुकसानदेह है। फाइनली अगर आपका मरीज़ स्टेज पे है कि जहाँ पे और बाकी कोई चीज़ नहीं हो सकती और काफ़ी डिजीज़ बढ़ गई, तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन का जो मामला है वो बड़ा सक्सेसफुल है, और लेकिन एक्सपेंसिव है, और अनफॉर्चुनेटली अभी तक सही मानों में पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है। ठीक है जी। एक दो चार केसेस जो हुए हैं वो बाहर से लोग आए हैं जिन्होंने किए, ठीक है, सर्जन्स ने, लेकिन हमारी इंडिजिनस कोई ऐसा अस्पताल जिसमें इसको बाकायदा हुआ हो, अभी तक वो सिलसिला शुरू नहीं हुआ। इंशाल्लाह हो जाएगा, साल 2 साल में। आई एम प्रीटी श्योर इस एफर्ट्स हो रही हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है वो ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी जो है ना पाकिस्तान में ना होने के बराबर है, और वो बड़ा अच्छा इलाज है। इसमें मैं क्योंकि जो रिज़ल्ट्स हैं लिवर ट्रांसप्लांट के वो किडनी ट्रांसप्लांट जैसे ही हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इसमें जो है ना सिर्फ आपको ब्लड ग्रुप मैच करना पड़ता है,
ऐसी सीरियस टिश्यू मैचिंग की या कंपैटिबिलिटी का इशू लिवर ट्रांसप्लांट में नहीं होता। जी। तो इसकी वजह से ये बड़ा निस्बतन आसान। अच्छा, बड़ी मज़े की बात ये कि आपके अपने रिलेटिव्स जो 18 से 55 साल की उम्र के बीच में हो और जिनको और कोई जिगर का आर्जा नहीं हो, तो अपने जिगर का एक हिस्सा दे सकते हैं जो मरीज़ के जिगर की जगह लग जाता है, और दोनों जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ये ऑप्शन बड़ा अच्छा है एक हमारे लिए। इंशाल्लाह जैसे जैसे ये दस्तयाब होगा तो साथ ये और बेहतर हो सकेगा। डॉक्टर साहब, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर हेपेटाइटिस बी और सी यानी क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। स्टे विद अस।